हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। सब लोगों का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत शानदार जबरदस्त चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आज इसका लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। कैसे हैं भाई सब लोग? गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सब लोगों को। क्या हाल चाल आप लोगों के, फटाफट से बताइए जनाब। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड गुड इवनिंग। अरे मॉर्निंग कहां से होगी? गुड इवनिंग बेटा, इवनिंग इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता दो कि सर ठीक है, सारी आवाज आपकी ठीक आ रही है, आपकी शक्ल हमें दिखाई दे रही है अच्छे से, है जैसी भी वो अच्छे से दिखाई दे रही है। गुड इवनिंग सब लोगों को। कैसे हो भाई सब, क्या हाल है आप सब लोगों के? है ना, पूछ तो ऐसे रहा हूं जैसे कई दशकों बाद मिला हूं जैसे मैं तुमसे, है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब हालचाल पूछ लेना चाहिए ना रोज रोज। सब बढ़िया हो? इवनिंग है रे, इवनिंग इवनिंग। अभी नाइट नहीं हुई बेटा, सर्दियां सर्दियां होंगी ना, उस समय नाइट होने वाली होगी ना। हाँ, शाम का जो मौसम होता है ना, देखो कई बार क्या होता है, जब अर्जुना और लक्ष्य में क्लास चलती है ना, सुन रहे हो, जब अर्जुना और लक्ष्य में क्लास चलती है ना, तो शाम का पता ही नहीं लगता शाम कैसी होती है। क्यों? क्यों? क्लास खत्म होती है 8 बजे, तब तक अंधेरा है ना, और शुरुआत होती है 4 बजे, 4 से 8, तो शाम का टाइम है, बताओ चला ही जाता है मतलब, है ना। हाँ मतलब, और ये जो अभी सर्दियां आने वाली हैं थोड़े दिनों में, है ना, दीपावली के बाद, अब तक तो अंधेरा हो चुका होगा। है ना, सर्दियों में तो ऐसा लगता है 8 बजे तक पढ़ा रहे हो, मतलब आधी रात हो गई हो जैसे। मेरे गांव में 7 बजे सो जाते हैं सर्दियों में। कभी कभी फोन करता हूँ 8 बजे जाके, 9 बजे तक, 8 बजे यहाँ से निकलो, 9 बजे खाना वाना खा के कॉल करो, फोन उनको करो, फोन नहीं उठाता, फिर याद आता भाई इनकी तो एक नींद हो चुकी है ना, इनके लिए तो आधी रात आ चुकी है ना। बर्थडे? अरे भाई साहब, ये किस बात का बर्थडे बे? है, किसका बर्थडे? कुछ भी, कुछ भी चालू हो गए। अरे कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है मेरे भाई। हाँ, आओ आओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो तुम, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं। देखो आज लिखा तो बहुत कुछ है ना, लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे आज हम लोग। देखिए लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, वो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले वर्नर थ्योरी को आज मैं खत्म करूंगा, और फिर उसके बाद में एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। जिसका क्या नाम होगा बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अरे तो बर्थडे किसका है? हाँ, नहीं सर, किसी का भी बर्थडे हो, है ना, पार्टी आप दे दो सर, ये क्या बात हुई बताओ? कह रहा है सर किसी का भी हो बर्थडे है। कल 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 क्लास, कल यार मेरी तो क्लास है नहीं, केमिस्ट्री की तो क्लास है नहीं, है ना। केमिस्ट्री की तो वापस फ्राइडे को क्लास है ना, फ्राइडे सैटरडे अपनी क्लास होगी, कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है। बाकी का मुझे पता नहीं है कि नहीं है। हाँ, वो अर्जुना वाले भी यही पूछ रहे थे, सर कल की छुट्टी है क्या? मैंने कहा कल की किस बात की छुट्टी? तो बोले कि विश्वकर्मा जयंती है। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता छुट्टी है कि नहीं है, आप लोग चेक कर लेना, आपके आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, है ना, आप लोग चेक कर लेना। आओ सर आओ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, है ना, और ये जो क्वेश्चंस थे इनके फॉर्मूले वगैरह लिखने थे, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं अभी नहीं करवाऊंगा। मैं पहले चलना चाहता हूं कहां? मैं पहले चलना चाहता हूं वर्नर्स थ्योरी पे, है ना, क्योंकि जहां से हम लोग पढ़े थे सबसे पहले वो थ्योरी पढ़ते हैं ना। लास्ट में अगर हमारे पास टाइम रहा तो फिर वो जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है दादा, यस।
अरे एक बार के लिए सारे लोग थम्स अप करो कि सर ठीक है पढ़ाना स्टार्ट करो, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। जो भी भाई लोग मेरे इधर उधर बैठे हैं सही अपनी पोजीशन पे आ जाओ और कमर सीधी रख के पढ़ाई करो। अगर आप सोफे पे लेटे हो, अगर आप बेड पे आधे आधे उल्टे तिरछे पता नहीं कौन से कैसे डायरेक्शन में हो रखे हो, तो बेटा वहां से उठो, वहां से जागो, शांत माहौल वातावरण में जाके टेबल कुर्सी लेके पढ़ने की कोशिश करो। हाथ में आपके पेन हो, सामने आपके कॉपी रखी हो, नजरें आपकी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे हो, और स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें, और सामने लिखा होना चाहिए वर्नर थ्योरी। नहीं तो लोग बोलते हैं सर स्क्रीन भी है, सीधा भी बैठा हूं, सब कुछ है, लेकिन स्क्रीन पे चल कुछ और रहा है सर। वो नहीं काम चलेगा, स्क्रीन पे यही चलना चाहिए, वर्नर थ्योरी चलना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यस, हाँ, आओ सर आओ। तो वर्नर थ्योरी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाते जाते कुछ पोस्टुलेट्स लिखे थे। ये जो वर्नर भाई साहब है इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। इन्होंने कुछ कंपाउंड्स का सिंथेसाइज, कुछ कंपाउंड्स बनाए और उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, आप सब लोगों को जागरूक करवाया। और इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, है ना। और फिर उसके बारे में कि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, आयनाइजेबल नहीं होती, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, उसको ये सेटिस्फाई करता है, उसको वो सेटिस्फाई करता है। ये सारी चीजें वर्नर ने बोली, है ना, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें वर्नर भाई साहब ने बोल दी। और फिर हमने उसको रिलेट भी कर दिया कि जिसको आप लोग पहले प्राइमरी वैलेंसी बोलते थे उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, जिसको उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी बोला उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, है ना। तो ये मतलब ये जो चीजें थी हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे। यस, नहीं, डेविड वार्नर का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, नहीं, डेविड वार्नर इतना पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। हाँ, अब देखिए, आइए मैं आपको उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यस, वर्नर थ्योरी में ही इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल्स दिए थे, एक बार के लिए एग्जांपल्स वापस लिख रहा हूं। जैसे उन्होंने एक कंपाउंड बनाया था CrNH3 6Cl3, याद है तुम्हें? CrNH3Cl3। अगर मैं इस कंपाउंड को नंबर 1 नाम दे देता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड को नंबर 1 नाम दे देता हूं, और एक और कंपाउंड इन्होंने बनाया था, याद है तुम्हें? NH3 5Cl और Cl2, ये जो कंपाउंड है उसको मैं 2 नाम दे देता हूं। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा कंपाउंड बनाया था CrNH4Cl2 और बाहर एक ही Cl है, इसको मैंने 3 नाम दे दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, बताइए किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, है ना। और अब मैं ये चीज आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं क्योंकि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है, तो यू नो बेटर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है। हाँ, ये लिखना है बेटा, लिखना है। यस बेटा जी, लिखना है। हाँ, अरे लिखना है मुन्ना, एकदम से बवाल सर, लिखना है क्या? अरे लिखना ही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो आप कहोगे सर हम माहिर हैं, सर हम ऐसे क्वेश्चंस ऐसे निपटाते हैं पता भी नहीं लगता। सर देखिए, हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? द आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एंड इफ द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। पढ़ा है ना हम लोगों ने। अब आयंस कैसे निकालें? सर हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर ये टूटेगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेगा तो सर ये कैसे टूटेगा? Cr3++3Cl-। मुझे एक बात बताइए, ये नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस कर रहा है? सर यहां पर नंबर ऑफ आयंस आपको मिल रहे हैं 4, दिख रहा है आपको? 3 और 1 4 है। वैसे ही जब ये वाला कॉम्प्लेक्स टूटेगा बेटा, ये वाला जब कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो ये बताइए कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा, जल्दी बताओ। सर इस पे 2+ होगा, +2Cl-, सर ये वाला आयंस प्रोड्यूस करेगा। और अगर मैं यहां से चेक करूं तो यहां से सर नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं? सर 3 आयन आ रहे हैं सर, बोलिए। और अगर वैसे ही इसको मैं डिसोसिएट करूं तो जब ये डिसोसिएट होगा, ये जब डिसोसिएट होगा तो इस पे प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा, तो ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? यहां से जो नंबर ऑफ आयंस आएंगे वो कितने आएंगे? सर 2 आएंगे सर। यस, और आपने अभी कहा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, और इसका मतलब है ना सर, जो फर्स्ट वाला है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड आएगा। ये ऑर्डर होएगा सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। ये तो सर बहुत आसान है सर। यस, ये बहुत सिंपल है सर, बहुत ही बढ़िया। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ लिया तो मुझे बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इसमें से
कौन से कंपाउंड के लिए सबसे ज्यादा होगी, या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर क्या होगा, ये भी आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो। यस, जल्दी बताइए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर है वो भी क्या होगा, ये भी आप लोग बता दीजिए। क्या होगा, जल्दी बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर क्या होगा? अरे बोलो, फोर तो है ही नहीं। कोई कह रहा फोर, फोर्थ 1 2 3 4, अरे फोर तो है नहीं भाई। सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर भी यही होगा, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2 और फिर 3 होगा सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जल्दी बताओ सर। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे बोल दे ए मुन्ना, क्या ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? दादा बोल तो सही, कैसा होता है क्या? और सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किस में है सर? यहां सर देखिए 4, यहां है सर 3 और यहां है 2। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, colligative properties also increases. The value of colligative properties increases. The RLVP, the delta TP, the delta TF and RLVP and the osmotic pressure also increases. Yes, तो ये चीज थी, ये इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार के लिए इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ले चलता हूं। यस, हाँ वेंट ऑफ फैक्टर आप लोग पढ़ते थे है ना, वेंट ऑफ फैक्टर है ना, आई की वैल्यू बढ़ती है तो सर, आई की वैल्यू बढ़ती है तो सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ती है सर। नोट करो जरा इसको, फिर चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। यस, डन है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, आई लिखते थे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, है ना। और फिर आई से फिर आप आई निकाल, आई से फिर आप लोग अल्फा निकालते थे, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, है ना। सर छोड़ो ना, हमें पता आपको आता है। आओ सर, देखो ये लिखा हुआ सर, आपके सामने ये लिखा हुआ है, और ये जो लाइन लिखी है ना, पता है ये क्या लाइन लिखी है? ये वाली लाइन लिखी है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है ना, ये क्या लाइन लिखी है? ये वाली लाइन लिखी है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, है ना सर। सबसे पहले जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्वेश्चन आएगा, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आयंस चेक करूंगा, कहां पर आयंस सबसे ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है, त्रुटि क्या क्या त्रुटि है, क्या त्रुटि है? अच्छा, नंबर ऑफ आयंस यहां 2 4 3, क्या हो गया? क्या त्रुटि है? अच्छा, यहां 4 होगा और यहां 5 होगा, ये कहना चाह रहे हो क्या? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये तो गलती हो ही सकती है ना यार, इंसान गलतियों का पुतला है ना, है ना। और हो सकती है गलती, ऐसी क्या बात है। और वैसे साला लास्ट में आते आते ना तुम्हारी क्लास आती है, तीसरी क्लास है ना, आज के तीसरे दिन की तीसरी क्लास है, तब तक तो एकदम ऐसे सर ऐसे भन्नाट करने लगता है ना। हाँ, तो बस फिर गलती हो सकती है, माइंड ना करें आप लोग सर। लेकिन देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए। जैसे देखो, सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपके सामने कंपाउंड लिखने जा रहा हूं, Cr NH3 5Br और SO4, है ना। एक कंपाउंड ये लिखा है, और साथ में एक कंपाउंड ये लिख दिया Cr NH3 SO4Br, ये कंपाउंड लिख दिया। दिस इज नंबर 1, है ना, ये आपका कंपाउंड नंबर 1 है, और ये वाला कंपाउंड नंबर 2 है। जब आप डिसोसिएट करोगे ना इसको, जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो बेटा ये कैसे टूटेगा? Cr NH3 5Br, इस पे 2+ आएगा और SO4 2- आएगा। और जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये कैसे टूटेगा? Cr NH3 5SO4, और फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा इसके ऊपर प्लस और Br पे माइनस। देखिए ये भी 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर इस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे निकालें? यस, इस केस में कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकालें? सर यहां तो नंबर ऑफ आयंस और यहां पर नंबर ऑफ आयंस बराबर है सर।
अगर नंबर ऑफ आयंस बराबर हो उस समय हम लोग क्या देखते हैं, उस समय हम देखते हैं चार्ज ऑफ आयंस। यस, उसके बाद बेटा क्या देखा जाता है, चार्ज ऑफ आयंस बोला जाता है। इस वजह से, लेकिन पहले क्या देखना है, पहले नंबर ऑफ आयंस देखते हैं, और अगर नंबर ऑफ आयंस बराबर हो उस केस में आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बोलिए। तो इसके अकॉर्डिंग इस पे चार्ज +2 -2 है, यहां +1 -1 है, इसका मतलब 1 जो है वो 2 से ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। समझ गए हो आप शायद मेरी बात को? यस, बोलिए। अरे मेरी बात समझ गए क्या तुम लोग? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, किसको पढ़ाया जा रहा है पता नहीं। ये तुम्हारी चैट क्यों बंद हो गई है भाई? हाँ, ये जो आप लोगों की चैट है वो स्थिर हो चुकी है, स्थिर चैट मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अब चलिए, अब चलिए, अब चलिए, वापस चलिए, एकदम से रुक गई थी। हाँ आओ, हो गया ना, ये चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली सर, ये बहुत आसान चीज है, बहुत। और ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग पढ़ते हैं तो सर इजी है ना, इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल पार्ट है भी नहीं सर, ठीक है। आइए सर एक और बढ़िया चीज बताइए आप। मैंने कहा जा भाई बढ़िया चीज बताने का ठेका हमने ले रखा है, एक और बढ़िया चीज बता देते हैं। देख तेरे सामने ना एक बहुत प्यारी चीज लिखी हुई है ना, ये बहुत ही प्यारी चीज लिखी हुई है, लेकिन ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ना तब तू इस प्यारी चीज को समझ पाएगा, नहीं तो लटकता रहेगा। बोले सर समझाओ, एग्जांपल दे दो सर आप। क्या कहता है, मान ले तेरे पास एक कंपाउंड है COCl3.6H2 है ना, ये आपके सामने एक कंपाउंड है, और क्वेश्चन में कहा गया कि जब इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपने करवाई तो नो गेन इन मास ऑफ H2SO4, ऐसे लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक और कंपाउंड था बिल्कुल ऐसा ही, इसी में क्या कहा गया कि जब इसकी रिएक्शन आपने बेटा, जब इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई तो ये कहता है कि मास ऑफ H2SO4, जो H2SO4 का मास है सर वो इंक्रीज कर गया, इंक्रीजेस बाय 18 ग्राम। समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा आप अच्छे से। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, सोचिए कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एक बार के लिए सोच के देखो। ये जो कॉम्प्लेक्स था इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, और जब ये डिसोसिएट हुआ तो इसने COH2O6 3+ 3Cl- दिया। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना भाई, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ना इस वाटर का कुछ नहीं उखाड़ सकता, इस वाटर के साथ H2SO4 कोई छेड़खानी नहीं कर सकती। सर H2SO4 के बारे में हमने पढ़ा है कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या आपने नाम सुना है क्या? दादा एक बार बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, तो वहां तुम लोगों ने H2SO4 की डिहाइड्रेशन की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है सर ये, पानी ना पानी अब्जॉर्ब कर लेता है सर, पानी को खींच लेता है सर। क्या तुमने पढ़ा है क्या ऐसा? यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो पानी यहां पर भी है, लेकिन सर ये पानी का जो मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो जो H2SO4 होता है वो लिगेंड वाले वाटर मॉलिक्यूल का कुछ नहीं उखाड़ सकता, और इस वजह से ये वाटर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा H2SO4, और H2SO4 के मास में कोई इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन सोचो, ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहा है, CO H2O5 Cl Cl2.H2O। अगर ऐसा है तो सर ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, सर ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये लिगेंड नहीं है सर, ये लिगेंड नहीं है सर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है सर। और अगर आपने H2SO4 दिखा दिया इसको तो भाई साहब H2SO4 इस पे झपट्टा मारेगा, ये जो H2 है इसको अपने साथ ले जाएगा। H2O मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O साथ ले गया तो H2SO4 का मास 18 ग्राम इंक्रीज कर गया।
आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो H2SO4 का मास 18 ग्राम बढ़ गया, बताइए उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। अगर यहीं पर ऐसे लिखा होता कि H2SO4 का मास 36 ग्राम बढ़ गया, इसका मतलब यहां पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर थे, यहां Cl होता, एक और अंदर आ जाता। क्या तुम मेरी बात को समझ गए क्या? बेटा बोलना पड़ेगा यस। अगर समझ में आया है तो डन लिखना पड़ेगा, है ना, थम्स अप करना पड़ेगा, और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। इसी के साथ मेरी तरफ से जो वर्नर थ्योरी है उसकी मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। यस, जो थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी 2-4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चंस करवाने, और मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा ये पार्ट। यस, नोट कर लीजिए बेटा। समझ में भी आ गया सब लोगों को? क्या बात कर रहे हो यार क्या बात कर रहे हो, समझ भी हो तुम लोग हैं? भाई साहब, भाई साहब ऐसे होने चाहिए भाई, बच्चे तो बच्चे हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। आओ सर, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, है ना। हालांकि इन सब के आंसर भी मैं मेंशन कर चुका था लास्ट क्लास में, इस वजह से इनके पोल देने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो मैं एक बार के लिए क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लूंगा और फिर उसके बाद आगे चल लूंगा, है ना। आइए सर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स विच हैव ऑल फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो वो वाला कॉम्प्लेक्स आप चूज कीजिए। सबसे पहले ये कहता है हेट्रोलेप्टिक, है ना, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलेप्टिक का मतलब ये हो गया कि सर इसके पास एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, और जैसा ही ऐसा आया मैंने सबसे पहले इस पे काटा मार दिया कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हेट्रोलेप्टिक है नहीं, ये होमोलेप्टिक है सर, ठीक है। दूसरा ये है कि डज नॉट गिव AgCl विद AgNO3, सर ये AgCl नहीं देता AgNO3 के साथ, इसका मतलब ये Cl माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करता। अरे सर देखो ये तो Cl माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता सर, ठीक है। ये दो पे आपने काटा मार दिया। और देखो सर कहता है 1-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो क्या, कि कैटायन पे भी चार्ज +1, एनायन पे चार्ज +1। अगर कहीं पर ऐसा लिखा कि 1-2 टाइप है, इसका मतलब कैटायन पे चार्ज +1 और एनायन पे चार्ज -2 है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर ये 1-1 इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब कैटायन और एनायन दोनों पे चार्ज कैसा रहेगा, +1 -1 रहा है। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा ना तो ये कैसे टूटेगा, K++ Pt NH3 Cl5 माइनस। देखिए कैटायन पे चार्ज +1, एनायन पे चार्ज -1, ये बिल्कुल फैक्ट है सर, ये बिल्कुल इसमें खरा उतर रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। और मेरे हिसाब से आप जैसे होनहार बालक जो हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को समझाना और आपके टैलेंट पे लात मारना मुझे लगता है एक ही बराबर है, जो मैं गुनाह नहीं करना चाहता। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलना चाहता हूं। यस आइए जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है PtCl4.4NH3, ठीक है सर, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। और इसमें कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑल द क्लोराइड्स आर बॉन्डेड बाय प्राइमरी वैलेंसी, ऑल द क्लोराइड्स आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, ऑल द NH3 आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, हाफ ऑफ द क्लोराइड्स आर बॉन्डेड विद सेकेंडरी वैलेंसी। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है ना। पोल देने का फायदा नहीं है क्योंकि इसका आंसर लास्ट क्लास में दे दिया था, है ना। अब किस बात का पोल में, हाँ बताओ, आंसर तुम्हें पता है और फिर मैं तुम्हें पोल दे दूंगा, देख रहे हो। अब पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है मुझे। हाँ आओ देखो देखो देखो, देखिए क्या सोचना और किस तरीके से सोचना है। सर एक चीज तो मुझे पता है कि यहां प्लेटिनम जो है ना, इस पे चार्ज कितना आएगा, +4 आएगा। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है सर, और जब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है ना सर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सर, 6 होता है सर। ये मैंने आपको बताया था, याद है तुम्हें, एक छोटा सा टेबल बनवाया था मुन्ना, उसमें लिखवाए हैं ये चीज, ये हम लिखवाए हैं ऐसा कि अगर उस पे +4 है तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यस हाँ सर आपने लिखवाया तो था सर, बिल्कुल लिखवाया था, है ना। और सर मैंने मतलब पढ़ने की कोशिश भी करी थी, थोड़ा बहुत याद हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब आइए सर, एक बच्चा पता है क्या करता है, वो इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता है और उसने फॉर्मूला ये लिख दिया। सोचिए एक बार के लिए, वो ये सोचता है कि मैं देखो इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। उसने क्या किया, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा, उसको पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसने 4 NH3 अंदर रखा, 2 Cl बाहर रखा और Cl2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। कोई गलत नहीं है इसमें, प्लेटिनम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब एक और जो बच्चा था उसने पता है क्या किया, उसने क्या किया, ये जो पीटी था उसमें से 2 NH3 अंदर रखे
और चारों के चारों क्लोरीन को बाहर ले गया, अंदर ले गया, और 2 NH3 जो है वो बाहर रख दी उसने, डॉट टू NH3। अब बात ही आती है कि साहब, ये वाला फॉर्मूला तो सही है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को सही नहीं मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर कर क्यों नहीं सकता, इस फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता। मैंने कहा यार देख सुन, ये इस फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा उससे समझने से पहले तो ये समझ ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये जो आपका ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, और ये जो नेगेटिव पार्ट है बेटा, इस नेगेटिव पार्ट के ऊपर -2 चार्ज है। आप ये मानते हो ना। और ये जो प्लस है इस माइनस को अपने साथ अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, इसी वजह से अट्रैक्ट करके रखे हुए, इस वजह से प्लस माइनस एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो Cl इससे दूर नहीं भाग रहा, ये Cl इसके साथ चिपका हुआ है, ये Cl इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि Cl पे माइनस और इस पे प्लस है, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन की वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक जगह पर स्टेबल है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि NH3 न्यूट्रल है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है और NH3 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे आपने इसको पानी में डाला, ये जो NH3 है ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्यों रहेगा? NH3 बोलेगा भाई तो अपने घर, मैं अपने घर। ये NH3 इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा ही नहीं रहना चाहता, ये इससे दूर चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम लोग? तो ये जो बाहर लिखी हुई चीज है, इसको बांध के रखने के लिए कुछ होना चाहिए, और वो तब होता है जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल ना होके आयनिक हो, है ना, न्यूट्रल ना होके आयनिक हो। ठीक है, प्लस और माइनस होना जरूरी है। मेरी बात शायद आपको समझ में आई है ना? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। बेटा सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होते बाहर, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर हो। तो अगर मान लो इसका फॉर्मूला ये है, एक बार के लिए मान के चलते हैं कि इसका फॉर्मूला ये है, तो कहता है कि ऑल द क्लोराइड्स आर बॉन्डेड बाय प्राइमरी वैलेंसी। क्या सारे के सारे क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी है? नहीं सर, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो सर ये वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत है बिल्कुल। ऑल द क्लोराइड्स आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, नहीं सर, क्लोराइड सेकेंडरी भी है, क्लोराइड प्राइमरी भी है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है सर। ऑल दी NH3 आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, NH3 जो है सर वो सेकेंडरी वैलेंसी, बिल्कुल सही है सर। अगर आप ये फॉर्मूला मानते हो तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाफ ऑफ द क्लोराइड्स आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, हाफ ऑफ द क्लोराइड्स आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। इस तरीके से आप लोग लिखोगे सर, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। 2 क्लोरीन अंदर 2 बाहर, 2 तो है प्राइमरी वैलेंसी, 2 है सेकेंडरी वैलेंसी, बिल्कुल सही बात है सर। यस। अब कोई कह रहा है, तेजस कुमार जी कह रहे हैं, तेजस कुमार मंडल कह रहे हैं इसके ऊपर चार्ज है, ये आपको कैसे पता लगा? बेटा मेरे सपना आया था रात को, है ना, मुझे रात को सपना आया, और उस सपने में आए भगवान, उन्होंने मुझे बोला बेटा देख, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है, तो ये स्टेबल है। अब अगर तुझे समझा सपना नहीं आया ना, तेरे सपने में आए नहीं भगवान, मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे बस में कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या किया बेटा, देख इस पे चार्ज कैसे आया ना, कभी कभी मेरा मन करता है मैं अपना सर फोड़ दूं, है ना, ये टीवी तोड़ दूं, ऐसा मेरा कभी कभी मन करता है ना। लो फिर मैं बाल बच्चों का सोच के रुक जाता हूं। फिर देखिए, ये देख ऐसे पता लगा मुझे, इस पे 2+, इस पे 2-, और प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो स्टेबल रहेगा। Cl इसके साथ लटका हुआ रहेगा, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन ये जो NH3 है ना, बोलेगा क्यों मैं तेरे साथ क्यों रहूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं अपनी मर्जी होगी वहां जाऊंगा, मुझे बांध के रखने वाला कोई नहीं है यहां। मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो, एक शाना आदमी ये भी दिमाग लगा सकता था, वो ये कहता सर एक काम करो ना, आपके दिक्कत यही तो है ना कि न्यूट्रल है, तो आप एक काम करो ना, इसका फॉर्मूला ये लिख दो। आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 3 NH3, 3 Cl अंदर, 1 Cl बाहर और 1 NH3 बाहर? आप बताओ, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अब देखो, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, और प्लस जो है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो सर ये जुड़ा रहेगा इसके साथ। मैंने कहा ठीक है, ये बात भी तू करके देख ले। अगर तूने कॉम्प्लेक्स का ये वाला फॉर्मूला लिखने की कोशिश करी ना, तो तेरे चारों में से कोई भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट नहीं होगा। समझे? तेरे चारों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ही नहीं होगा।
इसका मतलब आपसे ये वाला फॉर्मूला लिखवाना नहीं चाहता, वो चाहता है आप ये वाला फॉर्मूला लिखें। बोलो ना। अरे समझ गए क्या? यस। आओ फिर ये वाला क्वेश्चन भी निपटा दो। अरे भैया ये वाला क्वेश्चन भी निपटा दो। हो गया ये वाला क्वेश्चन? कहता है इन दी कंपाउंड COCl3 ऑल द अब आप समझ चुके हो यार, है ना? अब आप समझ चुके हो, मेरे हिसाब से ये करवाने की जरूरत नहीं है। बोल आई, ये करवाने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, तू इसमें ऐसा लिख सकता है ना, CONH3 है ना, CONH3 ये है Cl और ये रहेगा सर Cl2, ये है सर। ऑल द क्लोरीन एटम्स शो प्राइमरी वैलेंसी ओनली, 2 chlorine atoms show primary valency and 1 chlorine atom shows secondary valency. 2 chlorine atoms showed primary valency and 1 chlorine atom shows secondary primary valency as well as secondary valency. All the chlorine atoms show secondary valency. कौन सा सही है बताओ? 2 chlorine atoms show primary valency and 1 chlorine atom show, हाँ सर मुझे ऐसा लग रहा है सर सी ऑप्शन सही है ना सर। अरे सर सी 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 ऑप्शन सही है ना सर? देखिए ना सर, ये वाले जो 2 क्लोरीन है ना, ये तो प्राइमरी वैलेंसी है प्योर, और ये वाला जो क्लोरीन है ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है सर, ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप समझ चुके हो भाई, अब सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। 2016 में जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी, ये क्वेश्चन पूछने की आपसे कोशिश करी, बताओ कोशिश में सफल हो पाया क्या? सफल हो पाया क्या? कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल कंज्यूम मोर इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3, कौन सा AgNO3 के ज्यादा मोल के साथ रिएक्ट करेगा? वो ज्यादा मोल के साथ रिएक्ट करेगा जो ज्यादा Cl- आयन देगा। ये 3 Cl- आयन देगा तो ये 3 मोल AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा तेरे साथ, ये बोलेगा मैं भी नहीं करूंगा। ये 2 मोल AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि सर ये 2 मोल Cl- दे रहा है, 2 मोल Cl-, 2 मोल Ag+ के साथ रिएक्ट करके 2 मोल AgCl बना देगा। यहां 3 मोल Cl-, 3 मोल Ag+ के साथ रिएक्ट करके 3 मोल AgCl बनाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या तुम मेरी बात को समझ गए क्या? यस। कोई कह रहा सर ये वाला नहीं हुआ था मेरे से, बताओ, देख रहे हो? तो कह रहा है ये वाला नहीं हुआ था मेरे से, है भाई? चिंदी चोरी की हद होती है भाई, ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकता यार? हम्म। हो गया क्या? यस। साथ में मेरे हिसाब से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी दिया था क्या तुम्हें होमवर्क में? बोलिए जरा, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क में? CO2 CO8 डिस्प्लेस, ये वाला होमवर्क दिया था क्या मैंने तुम्हें? बोलो बोलो। ये वाला दिया था क्या? बस दिया था तो अभी नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जब मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN पढ़ा दूंगा ना उसके बाद होगा, है ना? ये अभी नहीं होगा बेटा, है ना? तो ये अगर दिया था तो इसको अभी जब मैं EN पढ़ा दूं उसके बाद करने की कोशिश करना। सर EAN क्या होता है सर? मैंने सर ENT का नाम तो सुना था, आज आप EAN पढ़ा रहे हो। मैंने कहा बेटा इसका पूरा नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप हेडिंग लिखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत आसान, बहुत मजेदार, जोरदार टॉपिक है, पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। बहुत सिंपल है। एंड आप बोलोगे सर ये क्या है, इसको तो हम सुबह शाम नाश्ते में निपटा देंगे। हाँ आइए करते हैं इस चीज को। क्या होता है EN? हेडिंग लिखिए आप लोग, आप हेडिंग लिखिए बस। हाँ, और होमवर्क है करेंगे भैया, करेंगे डिस्कस, थोड़ा वेट कर लो भाई, थोड़ा वेट कर ले। हाँ सारे होमवर्क डिस्कशन मेरे से ही करवा लियो, सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए तुझे, है ना? साथ में आंसर भी मेंशन कर रखे हैं अगली स्लाइड में, लेकिन फिर भी सर डिस्कशन आपसे ही करवाना है ना सर। 8-10 क्वेश्चन होंगे, 15-20 मिनट भी तो खराब होंगे सर, बढ़िया है ना? मैंने तो क्वेश्चन एक भी नहीं किया घर जाके, है ना? जिन जो बच्चे करके आए हैं 15-20 क्वेश्चन, उनका तो टाइम खराब होगा ना? बढ़िया है ना सर, है ना? ऐसे लोग हैं तुम में से कई जो ऐसा सोचते हैं, है ना? समझ रहे हो? दुनिया बहुत
समझ जाओ। आ जाओ, आओ सर, आओ आओ सर, आओ। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में एक लाइन में बात करूं ना, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब यहां लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल मेटल है उसके अराउंड जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है महाराज, उसी को बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल। सबसे पहले तो अपने दिमाग में बिठा लो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल। क्या बिठा लो? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल। ये हमेशा सेंट्रल मेटल के लिए डिफाइन होता है। सबसे पहले तो इस चीज को दिमाग में बिठा लो। और सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट विल बी नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यस, बहुत बढ़िया सर। कैसे सर? थोड़ा सा एग्जांपल दो सर। मैंने कहा रुक आजा, मैंने एक एग्जांपल लिखा है तेरा NiCO4 है ना, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले पे ले चलूंगा, है ना। आइए मुझे एक बात बताओ, यहां पर निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? सर निकल का एटॉमिक नंबर होता है 29, है ना। नहीं सर, सर साइंस टीचर, नहीं नहीं सर, सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, कोई नहीं कहेगा जानू, कोई नहीं कहेगा जानू। इसका मतलब सर इसका एटॉमिक नंबर आएगा 28। 28 होता है। अच्छा, अगर इसका एटॉमिक नंबर 28 है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 28 है और इलेक्ट्रॉन भी 28 है। इसके चारों तरफ अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे कितने होंगे? सर एक तो सेंट्रल एटम के पास 28 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 28 है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज, एक CO जो होता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो सर जो एक CO है वो इस निकल को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? सर इस निकल को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आपके पास 4 CO है बेटा, 4 CO है, तो 4 CO मिलकर इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? सर 28 में 8 अगर मैं जोड़ दूं ना तो सर 36 आ जाता है। इसको 36 इलेक्ट्रॉन है सर इस सेंट्रल मेटल के अराउंड, टोटल 36 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और सर यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। सर आप मेरी बात को शायद समझ चुके हो। और सर यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। सर यस, बात आपने एकदम सर आंसू दिला दिए सर, है ना। सर आंसू आ गए सर, क्या समझा दिया आपने सर, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन पर पेश किया है, वो है K4FeCN6। और इसमें आपसे Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है। तो आपने कहा सर देखो, सबसे पहली चीज सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर आएगा 26। सर देखो यहां पर Z कितना है? 26 है सर। अगर इसके चारों तरफ मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो सर देखिए इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन तो है ही सर, है ना, होने चाहिए थे 26 इलेक्ट्रॉन तो। लेकिन सर एक बात देखो, Z बेटा एटॉमिक नंबर होता है, Z फॉर जेब्रा नहीं है, यहाँ 28 जेब्रा नहीं है बेटा, Z फॉर एटॉमिक नंबर होता है ना। 11th पास करके आयो? आइए सर। अब मुझे एक बात बताओ, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अरे भैया प्लस कब आता है? प्लस तब आता है जब चला जाता है कोई, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तब प्लस आता है ना यार। हाँ सर इसमें +2 आया, इसका मतलब इसमें से सर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सर, 2 इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ के चले गए सर। ये लो 26 - 2 हो गया। ठीक है सर। और देखो सर एक CN इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर, एक CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सर, 6 CN 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है सर, 6 CN 6 × 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। सर देखो सर ये हो गया 24। और सर अगर मैं 24 में 12 जोड़ दूं ना सर, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। 24 में 12 जोड़ते ही कितना हो जाएगा सर? ये 36 हो जाएगा सर। क्या मेरी बात समझे क्या सर? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ जाएगा सर। कोई बोलेगा क्या? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। हाँ, अरे समझे कि नहीं समझे? ये EN को डिफाइन यही किया हुआ, देखो ये है डेफिनेशन EN की। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN। बस यही है। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो डन लिखो। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा और फॉर्मूला लिखवा के फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा, है ना। अब तुम लोग समझ चुके हो, है ना। हाँ, अब मैं इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा और फॉर्मूला दिखा के और फिर इसके मैं एग्जांपल दे दूंगा, कुछ एग्जांपल लिख दूंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी। फटाफट से कर लो, नोट कर लो, फटाफट नोट करो।
हो गया, डन हो गया, बहुत बढ़िया सर। तो सर अब मैं ना बिना सोचे समझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूं। देखिए भाइयों और बहनों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है वो होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस ये फॉर्मूला है। हालांकि ये वाला फॉर्मूला ठीक है एनसीईआरटी में दिया है और इसी तरीके से हम लोग करेंगे। Z यहां पर एटॉमिक नंबर है। क्या है एटॉमिक नंबर? OS बेटा आउटस्टैंडिंग नहीं है ये, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या बेटा? इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहती है दुनिया। और सर ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे सर ये किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है? बेटा तेरा या मेरा नहीं है, ये सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। सर ये किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है? बेटा तेरा या मेरा नहीं है, ये सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, खटाखट से उन सब का EAN नंबर बता दीजिएगा मुझे। K4FeCN6, यहां पर आपको Fe का EN नंबर बताना है। K3 सॉरी है ना। फिर उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया FeCO5, यहां पर Fe का EN नंबर बताइए आप लोग फटाफट। फिर और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, हाँ फिर मैं आपको और एग्जांपल लिख रहा हूं CuNS3 4SO4, यहां पर आप लोग इसका EN बताइएगा। फिर उसके बाद Cr C2O4 होल थ्राइस 3 माइनस, इसका बताइएगा। फिर उसके बाद CO EN होल थ्राइस Cl3, इसमें इसका बताइएगा। हाँ सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है। एक और लिख दीजिएगा Zn ग्लाई 2, यहां पर जिंक का EN बताना है जल्दी से। हाँ ये सारे करने हैं तुम्हें, सारे, यस सारे करने, फटाफट कर लो। फटाफट कर लो। नॉन क्लासिकल के लिए भी करेंगे बेटा, अभी थोड़ा रुको है ना, थोड़ा वेट करो। हाँ जी हो गया क्या बेटा? हो गया क्या? आओ सर देखते हैं। सबसे पहले इसका Z बताइए सर। Fe का Z 26 होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर? +3 है सर। तो इसका जो EN आएगा वो आएगा सर Z कितना? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है सर। बताइए कितना हो गया सर? 13 13 13 13 13 13 13 सुरूर। सर ये 35 आ रहा सर। गाना सुना है क्या तुमने वो? हाँ जी सुने हो कि नहीं? हिमेश रेशमिया, हाँ हुजूर, तेरा 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 सुरूर। ओ भाई साहब, अलग फैन फॉलोइंग हुआ करती थी भाई एक टाइम पे, है ना। लो जी सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सर। EN हो जाएगा Z है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ये कितना हो गया? 36 हो गया सर। बहुत बढ़िया सर। यस यहां देखिए सर, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो सर देखिए Z इसका EAN क्या होगा सर? Z कितना, कॉपर का Z कितना होता है? Z कितना होता है? फिर कोई नहीं कहेगा जानू, तो 29 होता है सर। 29 माइनस 2 प्लस इसका सर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है सर, 4 है सर, 2 इंटू 4। सर ये हो गया 35 सर। 35 आ रहा सर, नहीं 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 सर 37 आ रहा, 37 नहीं नहीं 27 और 8 27 और सर 35 है सर, 35 बहुत बढ़िया। आइए सर, सर यहां क्रोमियम है सर। क्रोमियम जो होता है ना सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले तो चेक कीजिए, +3 है सर। सर यहां ऑक्सलेट आयन है सर। ऑक्सलेट, एक ऑक्सलेट आयन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सलेट आयन टोटल 6 कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अरे मुन्ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोई किसी ने 3 तो नहीं लिख दिया ना? जिसने 3 लिख दिया हो, जहां बैठा है वही मुर्गा बन जाए। हाँ
तो सर यहां से EAN मैं लिखूंगा अगर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मैं 6 लिखूंगा। 21 21 और 12 कितना हो गया सर, ये 33 आ रहा है सर। बोलिए हो गया क्या? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट CO पे। सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है सर। EAN सर, EAN नंबर कितना होगा सर? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? फिर कोई नहीं कहेगा जानू, 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सर EN है सर। सर EN जो होता है, एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सर, एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलिए सर, सर 24 और 12 कितना हो गया सर? सर ये 24 और 12 सर 36 हो गया सर, 36 हो गया, मजा आ गया सर। सर जो ग्लाई है, ग्लाइसाइनेटो सर, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका सर 30 होता है सर, एटॉमिक नंबर -2 प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताओ सर? एक कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। क्यों? क्योंकि एक ग्लाई 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 ग्लाई 4 बनाएंगे सर। देखिए तो सर 4 × 2 हो जाएगा 28 और 8 36 हो गया सर। देखिए चेक कीजिए। अरे ऐसा अगर क्वेश्चन आया, नालायकों, क्या तुम इसमें करना क्या है? इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो निकालना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे हिसाब से आप लोग गलती नहीं करोगे। इसलिए गलती नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि जो लिगेंड है उस पर चार्ज कैसा होता है, जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है या ट्राइडेंटेड है, ये तुम्हें पहले से पता है। और अगर पता है तो फिर आपका इसमें गलती नहीं होगी। कोई ऐसा बालक या बालिका है, क्या कोई ऐसा बालक या बालिका है जिसको ये ना पता हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? कोई है तो बता दे, ईमानदारी से बता दे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको, है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको। इतना हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे, है ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको, नहीं है तो बता दे कोई, जल्दी बताइए। है क्या? है ना? हाँ तुम, हाँ बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। तो जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना नहीं आता, सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले तो अपने आप को 2 थप्पड़ मार ले कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं इतना नालायक कैसे हो सकता या हो सकती हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ाया जा चुका है। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर पहले बताया जा चुका है। जब मैंने आपको IUPAC नेमिंग बताई, उसमें हमने सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखी, वो भी बता दी। इसके बाद भी नहीं हो रहा तो भैया 2 थप्पड़ खाने लायक तो मैं हूं। इतना जोर से मारो, आसपास अगर कोई बैठा हो तो उसको समझ में आ जाए कि इसने खुद को दंड दिया है, और जबरदस्त वाला दंड दिया है। और फिर भी अगर आपका मन ना माने तो जैसे ही मेरी ये क्लास खत्म होती है उसके बाद कम से कम 15 मिनट मुर्गा बन जाना, है ना, जिससे कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम ऐसा रहेगा कि नहीं यार पढ़ाई करनी है ना। हाँ बताओ यार, हद है। मतलब ये मतलब कहने का ये है ना, कहने का ये है कि ये आना चाहिए था यार अभी तक ना, है ना, ये आना चाहिए था। और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं खुद नहीं मार पा रहा हूं तो मम्मी को बुलाना, पापा को बुलाना। ज्यादा अच्छा है छोटा भाई हो ना, उसको बुलाना और उसको बोलना मेरे गाल पे थप्पड़ मार जोर से, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं वो भाई मजे तो वही लेगा, है ना। आओ सर थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे। अच्छा, इस अब यहां पर ना कई मेरे बालक बालिकाएं ऐसे भी होंगे, है ना, कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको एटॉमिक नंबर भी नहीं पता होगा। सर जेड कैसे निकालें? सर एटॉमिक नंबर भी नहीं पता हमें तो, है ना, हमें तो नहीं पता सर एटॉमिक नंबर। तो मैंने कहा यार देख, जनरली तेरे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, वो कौन बनाता है? 3D सीरीज के एलिमेंट बनाते हैं। कौन बनाता है? 3D सीरीज के एलिमेंट बनाते हैं ना। कौन बनाता है? 3D सीरीज के एलिमेंट बनाते हैं, 4D सीरीज के एलिमेंट बनाते हैं, या फिर 5D सीरीज के एलिमेंट बनाते हैं ना। यही होता है ना जनरली, आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो यही वाले बनाते हैं। यस, और 3D सीरीज के एलिमेंट मेरे हिसाब से आपको याद होने जरूरी है ना, याद होंगे कि सर कौन होता है। देखो 2 तरीके से याद रख सकते हो आप लोग, साइंस टीचर विनीता कृमानी। मन पे को नी क्यों जान जलाती हो सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ना। तो अगर आप लोग एटॉमिक नंबर स्टार्ट करके देखोगे ना, एटॉमिक नंबर स्टार्ट करके देखोगे तो वो यहां से होगा सर, ये होगा 21 22 23 24, गिनती तो तुम्हें आती है, 25 26 27 28 29 और 30।
बोलो, यही होता है। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते थे, है ना, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते थे कि सुनो सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। चमड़ी पार लेंगे साला, कोई कह दिया तो। ठीक है सर। फिर उसके बाद आप लोग 4D सीरीज भी लिखते थे, और 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते थे, है ना, मेरे हिसाब से आप लोगों को पता ही होगा। 4D सीरीज में आते हैं जनरली यारी जरा निभा मौत तक। वाह सर, वाह वाह, देख रहे हो यारी कितनी जबरदस्त है कि यारी जरा निभा मौत तक, और अगर रुकावट राह में पड़ जाए, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। लो बताओ, गई भैंस पानी में। यस, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। एजी और सीडी। सर देखो, यहां से यहां जाना है, इसका अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? 18 जोड़ दो सर। यार तुमने पढ़ा है यार, ये 11th क्लास में पढ़ा है। 2 8 8 18 18 32 32। यस, तो सर इसमें 18 जोड़ दो सर। अगर इसका एटॉमिक नंबर 30 है तो सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 48 होगा। 40 और 8 48। अगर ये 48 है तो देखिए ये 47 होगा, है ना, ये 46 होगा, ये सर 45 होगा, ये 44 होगा। हालांकि ये वाले आपको ज्यादा दिखने को मिलेंगे ना, ये 43 42 41, है ना, 40 ऐसे हो जाएगा, 39 ऐसे कुछ हो जाएगा। यस, बोलो बोलो बोलो। हो गया। तो ये इस तरीके से बेटा आपको एटॉमिक नंबर याद होने जरूरी है। पता चले कि साला वहां पैलेडियम आ गया, है ना, PdCl4 लिखा है, 2- लिखा है, शक्ल देख रहे हो, पीडी पीडी कहां आता था? पीडी का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता। सब कुछ आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, एटॉमिक नंबर नहीं पता। शक्ल देख रहे हो एक दूसरे, गलत हो जाएगा वहीं पर। यस, आओ सर। हाँ, नेक्स्ट कौन था साहब? 5D सीरीज भी देख लो सर, ये होता है ला हफ्ता। ओहो, ला हफ्ता, वरना क्या करेगा? वरना रे उधर इधर पिटाई और हो जाएगी। हेलो सर, अगर तुझे यहां से यहां जाना है एटॉमिक नंबर में तो कितना जोड़ दे? तो 32 जोड़ दे। अगर ये तेला 48 है बेटा, 48 में 32 जोड़ कितना आ रहा है? 48 में 32 जोड़ सर 80 आ रहा है क्या? हाँ सर 80 आ रहा सर, ये 80 है सर। अगर ये 80 है तो अब तुम समझ लाओ, अब तुम अपने हिसाब से निकाल लेना। यस, अपने हिसाब से निकाल लेना। यस भाई, ये 80 है, ये 79 होगा, ये 78 होगा, 76 होगा, मतलब ये तुम कर लेना अपने हिसाब से। ये याद रखने जरूरी है। जनरली यही वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो, अरे याद है ना ये चीज, हाउ टू लर्न इट। अरे बेटा मतलब ये लर्न करना है तो सिखाया मैंने तुम्हें, अभी क्या सिखाया? और हाँ, ये लर्न करना है तो सिखाया बेटा मैंने, ये तरीका है तो बताया, ऐसे याद रखना है बेटा। आप ऐसे याद नहीं रख पाओगे, इसको आप ट्रिक के थ्रू ही याद रख सकते हो, है ना, यही तरीका है याद रखने का, है ना। हाँ, अरे वो अलग कहानी है, 58 से 71 72 वो अलग चीज, छोड़ो तुम वो। मैं यहाँ तुम्हें कोई मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थोड़ी मैं पढ़ाने आया हूँ। मैं बस कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रल मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन आपका एटॉमिक नंबर मैं आपको बताने आया हूँ ना, तो मेरे हिसाब से मैं बता दिया हूँ। ये सब 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना, ये सारा जुगाड़ 11th में बता चुका हूँ, है ना। हाँ, 11th में सब कुछ करवा दिया था मैंने, है ना। सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, किसमें कितना जोड़ने पर अगले का एटॉमिक नंबर मिलेगा, सब कुछ बता चुका हूं मैं तुम्हें, है ना, सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलना चाहता हूं। यस, चलो, अगर आगे तुम लोग कहो तो, अगर तुम लोग कहो तो मैं आगे चल जाऊं। यस, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो एनसीईआरटी में इतना ही है आपका, है ना, एनसीईआरटी में इतना ही है। जो बच्चे 11th 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देंगे मतलब उनमें जनरली इतना ही पूछा जाएगा, है ना, उसमें इतना ही पूछा जाएगा। अब क्या हो रहा है ना, जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं थोड़ा सा वहां पर दिक्कत होती है ना। पाई डोनर जो लिगेंड्स होते हैं ना, पाई डोनर जो लिगेंड्स होते हैं वहां पर आप फॉर्मूले से, है ना, आप फॉर्मूले से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दो सर, पाई डोनर लिगेंड कहां कहां पर होते हैं? मैंने कहा जो पाई डोनर लिगेंड्स के मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है Fe, eta 5,
C5H5 का होल स्क्वायर। और तेरे से क्या पूछा है, इस Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है ना। और तू कहे तो एक और एग्जांपल देता हूं तेरा, Cr ईटा 6 C6H6 होल ट्वाइस है ना। और तेरे से इस क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है। एक बार क्या लगता है आपको, तुम लोग सॉल्व करने की जहमत उठाओगे क्या? यस बेटा, 6D में नहीं होता, 6D नहीं होता। आप लोग यही ध्यान रखो बस, है ना, आप लोग यही ध्यान रखो बस। अगर ये दो एग्जांपल कर लिए ना, इसी से तुम्हारी कहानी क्लियर हो जाएगी ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और चाहो तो एक और लिख लो पहले, पाई टी सिग्मा C5H5 का होल स्क्वायर पाई C5H5 का होल स्क्वायर। लो जी, इसमें आपको सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अगर पाई डोनर लिगेंड आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, फॉर्मूला यूज नहीं करना, उस समय दिमाग का यूज करना है ना। ये फेरोसिन है बेटा, है ना, ये फेरोसिन है। सर सबसे पहली चीज तो ये जो C5H5 हुआ करता था, मैंने आपसे कहा था C5H5 इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल। सर ये वाला आयन होता है सर, है ना, इसका ये वाला आयन होता है सर, ये वाला आयन, ये वाला आयन होता है सर, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर यहां पर ईटा 5C5H5 लिखा है या फिर पाई C5H5 लिखा है, इसका मतलब ये इस फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इस फॉर्म में अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? सर ये सारी चीज आप हमें बता चुके हो। एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन जो होता है वो सर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी आपने मुझे बोला था कि इस पे चार्ज होता है -1, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। सर जब आप EN निकालोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस। सर देखो, एक C5H5 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर, 2 C5H5 12 इलेक्ट्रॉन देगा सर। 24 और 12 कितना हो गया? 36 हो गया। मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे हो। यस, मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे हो। तो यहां एज सच ये जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर एज सच कोई डिफाइन नहीं होता है ना, एज सच कोई कोऑर्डिनेशन नंबर इनके लिए डिफाइन नहीं होता। हाँ, लेकिन ये पता होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट वाला देख लो, EN देख लो यहां पर, EAN। सर यहां देखिए, इसका एटॉमिक नंबर क्रोमियम का कितना है? 24 माइनस यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0 प्लस। सर बेंजीन जो होता है, अगर बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हो, सर अगर बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हो, सर ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 6 करता है सर, तो +2 × 6। सर ये कितना हो गया? सर 36 आ गया सर। ये भी कितना आ गया? 36 आ गया सर। कितना हो गया? 36 आ गया सर। यहां देखिए सर, ये जो C5H5 है इस पर -1 चार्ज है, तो इसकी वजह से +2 और इसकी वजह से +2, तो यहां टाइटेनियम पे +4 चार्ज आएगा सर। यहां EN देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है सर? ये आएगा 22। 22 में से 4 तो माइनस कर दो, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? आप कहोगे सर यहां लिखा है सिग्मा C5H5, याद आया? अरे कुछ कुछ याद आया क्या? ओ मेरे भाइयों, सिग्मा C5H5 से कुछ याद आया क्या? सर आपने बोला था अगर C5H5 सिग्मा फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये यहां सिर्फ और सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहा है। सर ये अपने सिर्फ और सिर्फ यही वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सर समझ में आ गया होगा मेरी बात, है ना? तो सर 2 C5H5 जो है सर, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन सर ये वाला जो पाई C5H5 है अकेला 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सर। तो 2 करेंगे 6। सर जोड़ लो, 22 में से 4 गया 18, 18 में 4 जोड़े 22, और 22 में अगर आपने 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 34 आ गया मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ आ रहा है। 18 और 4 22, 22 और 12 34 आ गया। नहीं तुम ही बता दो। नोट कर लो। यस, डन हो गया क्या? पक्का? डाउट है क्या कोई किसी का? बताओ यार, इतना आराम आराम से इतना क्लियरली पढ़ा रहा हूं तो मतलब फिर भी तुम्हें डाउट आ गया? जा रहा हूं टेबल पे छलांग मारने। बोर्ड मास कैरिंग इन द कॉर्नर, फर्स्ट वाला इक्वेशन में आयन 4 है ना, और सेकंड वाले में 2 है, तो आप दोनों को सेम कैसे बता रहे हो? ये बताओ, इसकी गाड़ी यहीं पे अटकी हुई है, ये कह रहा है इसमें 4 आयन है। हा 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 हा, आया मुर्गा, मुर्गा आया पकड़ में। बेटा जी देखो, अरे बेटा आपके कॉम्पिटिटर देख लो, है ना, आपका कॉम्पिटिटर देख लो क्या कह रहा है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में आयन 4 है, देख रहे हो तुम? कह रहा है इस इक्वेशन में 4 आयन है।
टेक्नोलॉजी या 4 आयन है इसमें। क्या करें बताओ, क्या करे टीचर बताओ, है ना? टीचर करे क्या ये बताओ कि जिससे आपका भला हो सके। एक बार कॉल लगाएं क्या इसको? क्या लगता है फोन उठाएगा क्या? बेटा उठा ले फोन, ओम प्रकाश यादव जी फोन उठा लो एक बार। नहीं, नहीं मन है। अरे बेटा उठा लो, कुछ नहीं बोलूंगा यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, कुछ नहीं कहूंगा मैं, सही बोल रहा हूं। हाँ बताओ यार, फोन नहीं उठा रहा कोई, मैं क्या करूं? लो जी सर, चलिए बेटा 4 आयन नहीं है इसमें, 2 ही आयन है। देखो एक ये वाला आयन है और दूसरा जो आयन है ना वो ये वाला आयन है। 2 ही आयन है, 4 आयन नहीं है, ठीक है। सर कैसे पता लगेगा कि C5H5 दो इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा? बेटा मनीष कुमार तू जा और परसों वाला लेक्चर देख। इससे जो पहले वाला जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में पढ़ाया है। और क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड में मैंने बताया है कि पाई C5H5 का क्या मतलब है और सिग्मा C5H5 का क्या मतलब है, ये मैंने वहां बताया। एक बार के लिए आप लोग वहां जाके पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। सर आर्यन जी कह रहे हैं सर स्कूल के पेपर में मैंने अमाउंट की जगह क्वांटिटी लिखा और आपने 11th में जो डेफिनेशन सिखाई है वहां नहीं लिखा सकते बोर्ड में, प्लीज सर सजेस्ट। क्या क्या कहना चाहते हो बेटा? मैं समझा ही नहीं, क्या किस में अमाउंट क्या? आर्यन बेटा मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल देता है सर। कल की DPP में 56 आ रहा है भाई साहब, क्या देख लड़का क्या कह रहा है, गजब बेटा गजब। DPP के सॉल्यूशन वीडियो में डाइनाइल ना देकर डाई इन दिया है उसको करेक्ट भी माना है। हाँ ठीक है, डाई इन लिख दो, डाई इनाइल है ये, इन प्लस आइल है ये। सर EN कैसे निकाल रहे हो? आशिफ खान बेटा ये निकाल तो रहे, देखो तुम्हारे सामने है ना, मतलब ऐसे चल रहा है मस्ती मजाक में, है ना, कोई काम वाम था नहीं मेरे पास तो मैं आया एकदम, मैंने कहा चलो EN निकालेंगे। हाँ तुम टेंशन मत लो ज्यादा, हाँ ऐसे निकाल रहे हैं चलो। हाँ फालतू ही तुम ऐसे ही कर रहे हो। आओ लक्ष्य साहू क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है सर यहां 4x2 नहीं होगा ना, 2x2 होगा। भाई साहब क्या ये बात सही है? देखो देखो यार, बात तो सही कह रहा है ना? बात तो सही कह रहा है ना? लग रहा है तुम्हें सही? अरे बेटा मेरे, तो समझ नहीं रहा बात को। तेरा जो ग्लाई होता है ना, ग्लाई, एक ग्लाई 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक ग्लाई का सॉरी, एक ग्लाई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ग्लाई 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सर जो एक ग्लाई है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सर, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब एक ग्लाई 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 ग्लाई 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ नहीं रहा तू बात को? स्कूल का बहुत प्रेशर है बेटा, मतलब वो तो मुझे नहीं पता, मुझे इसका तो प्रेशर हुआ था। तो इसी स्कूल की बात कर रहा है क्या? इसका तो जरूर प्रेशर होता था। ये क्या है स्कूल, मतलब इसका मुझे नहीं पता बेटा, है ना? ये कौन सा प्रेशर लगाती है मुझे नहीं पता, ये होता क्या है ये भी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है ना। ठीक है हाँ, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ मैडम को कॉल लगाएं क्या, देखें ये फोन उठाती हैं क्या मैडम? ये नहीं उठाओगे तुम लोग, तुम पहले तो बोलते हो सर फोन नहीं लगा रहे हो और फिर फोन लगा देते, फोन उठाते नहीं हो, बताओ, है ना? बताओ, देखो तुम नहीं उठाते हो, मैं क्या करूं बताओ? फिर तुम कहते हो मैं वीडियो कॉल नहीं करता हूं, बताओ। देखो तो आज की क्लास का दूसरा है ये अटेम्प्ट। NO2 पे कितना चार्ज, Na2 पे कितना चार्ज होता है? Na पे बेटा एक Na पे +1 चार्ज होता है, तो अगर 2 Na हो तो उसपे +2 चार्ज हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसे?
बेटा 6D एलिमेंट्स नहीं बनाते ऐसे, मान लो तुम लोग, है ना, उसमें बहुत सारे वो रेडियो एक्टिव वगैरह पता नहीं क्या क्या आ जाता है, छोड़ो उसको। सर ऑप्शन डी कैसे डिसोशिएट होगा? बेटा डिसोशिएट होगा ही नहीं, ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, बताया तो था तुझे, एग्जाम्पल में लिखवा रखा है। ये क्या है, क्या है बेटा, ये क्या है? हाँ ये पता नहीं क्या है, सोचो, छोड़ दो उसको, हाँ छोड़ो, पता नहीं क्या है, छोड़ो आप। हाँ हाँ, होगी, बहुत कॉमेडी हो गई है, बहुत कॉमेडी हो गई है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और अब मैं आपको ले चलता हूं एक रूल पे जिसका नाम है सिज्विक रूल ऑफ ईएन, है ना, सिज्विक रूल ऑफ ईएन। ये एक भाई साहब थे, और मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चे सिर्फ स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, जो भी मेरे भाई बहन सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो इस वाले टॉपिक को छोड़ सकते हैं ना। लेकिन जो बच्चा आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी पूछ ले कुछ, है ना, कभी क्या पता कुछ पूछ ले। देखिए क्या है ये सिज्विक रूल, एक भाई साहब का नाम, इन्होंने एक रूल दिया था, है ना, इन्होंने एक रूल दिया था। इनका ये क्या कहना था, इनका ये रूल कहना था कि ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट की पता टेंडेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी, किसी भी सेंट्रल एटम की टेंडेंसी ये होती है कि वो उससे नेक्स्ट, उससे आगे आने वाली नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले, है ना। उसने ये कहा कि वो उससे आगे आने वाली नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करता है कोई भी एलिमेंट। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए ऐसा होता है कि अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा हो गया, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा हो गया, उसका अगर उसका एटॉमिक नंबर एक नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया, तो सर वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है ज्यादा स्टेबल है। ये किसने कहा? दैट इज नोन एज सिज्विक रूल। बस आसान है, बहुत सिंपल। लिखता है कि एवरी सेंट्रल एटम ट्राइज टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सक्सीडिंग नोबल गैस, सो ए कॉम्प्लेक्स विद EN इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन इनर्ट गैस इज मोर स्टेबल। आप समझ गए हो कि क्यों एटॉमिक नंबर के इक्वल, अगर इनर्ट गैस के इक्वल एटॉमिक नंबर तो ज्यादा स्टेबल क्यों है? अरे सर नोबल गैसेस की मतलब इनर्टनेस के चर्चे, उनकी स्टेबिलिटी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं सर, बहुत दूर तक है ना, बहुत दूर तक है सर। यहां पे कुछ लगा हुआ है ना ऐसे फॉल सीलिंग में, जब भी मैं हाथ ऐसे ऊपर करता हूँ टच हो जाता है, देखो आवाज आएगी, देखना आया ना। हाँ, अब मेरे बहुत सारे बालक बालिकाएं तो ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ, है ना, ये भी नहीं पता। देखिए मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए कि एलिमेंट होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। जल्दी से बताओ, अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बे। पक्का हो गया? सर देखो, 2 में 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, 8 में 8 जोड़ दो। अरे सर अब की बार 18 जोड़ना पड़ेगा सर, 36 हो गया सर, अब की बार लेकिन 32 जोड़ना पड़ेगा सर। मैंने कहा अच्छा बेटा, अभी तो 18 ही जोड़ेगा, 32 क्यों जोड़ेगा? 18 के बाद वापस 18 आता है ना, तो सर ये 54 हो जाएगा सर, अब की बार तो 32 जोड़ो सर। मैंने कहा ठीक है, पहले 32 जोड़ दिया, कितना हो गया सर? ये 86 हो गया सर। यस। तो देखिए जो आपका 3D सीरीज होता है ना, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए जो नोबल गैस आएगी वो कौन सी आएगी सर? उनके लिए नोबल गैस आती है क्रिप्टन, Z इज इक्वल टू 36। सर ये जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ना, अब ये 3D सीरीज 4D सीरीज जब मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो वापस पढ़ा दूंगा एक बार के लिए, तुम चिंता मत करना, है ना, रोने मत लग जाना। उनके लिए नोबल गैस आती है सर जिनोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है। और जब अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं ना, तो उनके लिए जो सक्सीडिंग नोबल गैस है वो कौन सी है सर? वो आपकी रेडॉन, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86 होता है सर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कि सक्सीडिंग नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा इस पे बेस्ड, है ना, मैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल दूंगा। सुनील भैया टोल्ड अस इन 10th क्लास। हाँ भैया दीदी से पढ़ा हुआ मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा समझ में आता है ना। यहां आके साला दिक्कत हो जाती है 11th 12th में, वहां सब कुछ अच्छा चलता है ना। 9th 10th में कितने सुहाने दिन होते हैं ना, वहां जो भी पढ़ाओ सब समझ में आ रहा है ना, टीचर भी मस्त है, भैया हैं, दीदी हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया बातें हैं, है ना, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है ना। और जैसे 11th क्लास में आते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर आता है और वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, और जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया,
है ना, एकदम से होशो हवाश एकदम से गायब हो जाते हैं। बोले ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया, नहीं। और वो जो मास्टर एकदम एकदम विलन की तरह बिहेव करने लगता है, नहीं क्या, उसको बच्चे को लगता है ये कौन आ गया, 9-10 बहुत अच्छा था, भैया दीदी इतना अच्छा पढ़ाते तुझे, है ना। और यहाँ आके टीचर आता है एकदम से, हाँ भैया मोल कॉन्सेप्ट पढ़े, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टोइशियोमेट्री करेंगे, आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चा घूमता रहेगा साला, ये क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, है ना। तो है दिक्कत थोड़ा सा, है ना। हाँ अब क्या करें भाई, अब जो है सो है, अब ऐसा ही सिलेबस है, हम भी मजबूर हैं बेटा, है ना, हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें करवाना पड़ रहा है बस, है ना, बस हमें करवाना पड़ रहा है बेटा, ये जेई का सिलेबस है बस। तुम तो मुझे ये बताओ, EAN सिज्विक रूल के अकॉर्डिंग इनमें दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, सिज्विक रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, हाँ जल्दी बताओ। ना ना भाई हमारे 11th-12th के मास्टर के साथ तुम भैया लगाते ही नहीं हो, मुझे पता है ना, क्योंकि तुम्हें पता लग जाता है ये भैया भैया वाला मामला नहीं है, यहां कुछ अलग है, यहां कहानी अलग ही है, सिस्टम है ना, तो है ना। हाँ मतलब है ऐसा ही, अब क्या करें। हम्म, आओ सर, जो सिज्विक ने बोला उस सिज्विक के अकॉर्डिंग, उस सिज्वी के अकॉर्डिंग मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। सर देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर आप यहां पर इसका EAN निकालोगे, है ना, EAN निकालोगे तो देखो ये आएगा 26 - 3 + 12, कितना आ रहा है सर, 26, 26 और 12 हो जाएगा सर, 24 और 12 23 और 12 35 होता है सर। यहां देखिए EAN अगर आप लोग निकालोगे ना तो वो कितना आएगा, 26 - 2 + 12, और सर ये आ रहा 36, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिज्विक रूल, है ना, अगर मैं इसको ए बोल दूं और अगर मैं इसको बी बोल दूं, अगर मैं इसको बी बोल दूं, तो अकॉर्डिंग टू सिज्विक रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू सिज्विक रूल विच इज मोर स्टेबल, जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है सर, 2 की ज्यादा है, ए से। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है सर, वो इसका जो EN है ना, इसका जो EN है बेटा, वो किसके नंबर आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली इट वाज ऑब्जर्व्ड, practically it was observed, it was observed, practically it was observed that, it was observed that, it was observed that A is more stable than B। भाई जो सिज्विक रूल है उसके अकॉर्डिंग तो स्टेबल ये होना चाहिए था, बी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली इट वाज ऑल ऑब्जर्व, प्रैक्टिकली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ए इज मोर स्टेबल देन बी, ए ज्यादा स्टेबल है। और उसका रीजन भी समझ में आता है, इसका रीजन भी समझ में आता है कि देखिए Fe पे प्लस चार्ज 3 चार्ज है और Fe जो है यहां +2 चार्ज है। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है, इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है, अरे इलेक्ट्रॉन का भूखा ये है Fe जिसपे +3 चार्ज है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सर, ज्यादा भूखा है, इसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। और जिसको भूख ज्यादा लगी हो उसको अगर कोई रोटी लाके दे दे, ओहो हो मजा ही आ जाता है उसको, बॉन्ड बनाने में इसको ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज ये ज्यादा भूखा है, ये कम भूखा है, बॉन्ड बनाएगा लेकिन स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। हालांकि इसकी स्टेबिलिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि सर ये जो सिज्विक का EN रूल था कि एटॉमिक नंबर जो है नोबल गैस के इक्वल होना चाहिए, सर ये हर जगह नहीं लग रहा सर, ये हर जगह नहीं लग रहा। अरे तो सर कहीं तो लगता होगा, मैंने कहा हाँ कहीं तो लगता है, देख आजा। सिज्विक का ये जो रूल है वो लगता है सिर्फ और सिर्फ किस पे सर, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर द मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल का मतलब समझते हो, मेटल कार्बोनाइल ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोला जाता है जहां पर लिगेंड कौन हो, जहां पर लिगेंड सर कार्बोनाइल होता है, मतलब कार्बन C होता है सर, जहां पर लिगेंड C होता है ना वहां पर ये वाला जो रूल एप्लीकेबल होता है ना। और इस रूल की हेल्प से आप लोग स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी कैलकुलेट की जा सकती है। इस रूल से कैसे की जा सकती है मैं बताऊंगा, है ना। अब एक्सेप्शन नहीं है, EN रूल सिर्फ और सिर्फ कहां लगाना है, मेटल कार्बोनाइल में लगाना है, वहीं पर यह काम में आता है, वरना काम में नहीं आता, है ना। और इसकी वजह से ये सारी चीजें आप लोग फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अभी मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं आप लोग डन लिख दें, है ना, कि ये सर हो गया है, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं कि ये कैसे 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 होगा, है ना, कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा ही। लेकिन कार्बोनाइल में भी सुनो, ये जो कार्बोनाइल होते हैं ना उसमें भी देखो एक्सेप्शन है, एक VCO6 है ना, ये एक एक्सेप्शन है ना, कार्बोनाइल में भी एक एक्सेप्शन है, VCO6 है ना। एक बार के नोट करो इसको, मैं समझाता हूं।
है ना। कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं, फिर चलते हैं आगे। आओ देखो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, है ना। हम्म 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 हम्म। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, और जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, इसको नीचे भेजो, अभी ये वाली स्लाइड नहीं काम में आएगी। हाँ, जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको देने जा रहा था। एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, है ना। एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर एक्स की वैल्यू बताओ, है ना। बेटा रोने मत लग जाना, बस कई लोग मुझे जैसे ही मैं एक्स लिखता हूं ना, कई बार मुझे एकदम से होने लगता है कि कहीं आंसू ना टपकने लग जाए तुम लोगों के। CRCOX, है ना। आपको एक्स की वैल्यू बतानी। सर देखिए ये एक्स की वैल्यू कैसे बतानी है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं सर, ये कैसे हैं सर, ये मेटल कार्बोनाइल्स हैं। ये कैसे हैं बेटा, सर ये मेटल कार्बोनाइल है, और मेटल कार्बोनाइल है तो सर यहां पर आप लोग सिज्विक रूल लगा सकते हो, है ना। सिज्विक रूल लगा सकते हो। सबसे पहले एफई के लिए, सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट लिख देता हूं, इसको मैं 2 ले देता हूं। तो सर सबसे पहले जो एफई है उसके लिए ई निकालिए सर, कितना होगा सर, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, सर एटॉमिक नंबर होगा, जल्दी बोलिए कितना सर, एटॉमिक नंबर होगा सर 26। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है सर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मानूं सर, 2 इंटू एक्स मान लो ना सर, एक CN ये बनाएगा एक्स। सर इस कोऑर्डिनेशन नंबर, इस EN को मैं किसके इक्वल मानूंगा, ये मानते हुए कि इसका जो EN है वो नोबल गैस के इक्वल है 36, इसके बाद आने वाली जो नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल है 36। ये मानते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और अगर ये मानते हुए सॉल्व करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 10 आएगा, और 2x इज इक्वल टू 10 आ रहा मतलब x इज इक्वल टू 5 आएगा। क्या तुम मेरी बात को समझेगा। और वैसे ही इसमें भी सेम यही मानूंगा, ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट है बेटा, सेकंड नहीं है ना, फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। और अगर मुझे सेकंड का करना है, क्रोमियम का सर 24 होता है ना, इसका ये निकालिए सर, ये हो जाएगा 24, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसका भी कितना मानूंगा मैं 36, EN कितना मानूंगा 36। तो सर यहां से 2x का वैल्यू कितना आ रहा है सर, 2x आ रहा 12, और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6। तो क्योंकि आप लोग ये कह सकते हो कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए EAN रूल एप्लीकेबल है। यस, अगर EN लग रहा है ना, EAN लग रहा है तो सर फिर EAN रूल अगर उन पे एप्लीकेबल है तो उसका जो EN है वो नोबल गैस के इक्वल मानो, उसके आगे आने वाले नोबल गैस के इक्वल मानो। और सर क्वेश्चन कर दो, क्या दिक्कत है बेटा। x की वैल्यू बहुत हाई है, 5 और 6 देख रहे हो तुम, x इज इक्वल टू 5, है ना। हाँ बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर x है तो यहां होता था 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, सर ये हमें समझ में आ गया। थोड़ा और आगे चल दिए सर, कोई बढ़िया क्वेश्चन हो, है ना। सर x इज इक्वल टू 5, सर हमारी किस्मत कहां ऐसी, है ना। आइए सर एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, है ना। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनका ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग नेचर बताइए आप, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल VCO6 लिख दिया, बताओ जरा दूसरा कौन सा लिखें, ये लिख दो CR या CO लिख दो, चलो CO4 2 माइनस। करो जरा, फटाफट करो भाई। हाँ जी फटाफट करिए। फटाफट करिए, हाँ ठीक है, तो एक्सेप्शन है तो क्या हो गया, तुम करो तो सही। EN तो निकाल ही सकते हो। हाँ अरे EN तो निकाला ही जा सकता है ना, सिज्विक रूल को फॉलो नहीं कर रहा, सिज्विक रूल को फॉलो नहीं कर रहा वो बात अलग है, लेकिन EN तो निकाल ही सकते हो ना इसके लिए। अरे भाई कैसे निकालें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, आओ मैं बताता हूं कैसे निकालना। आओ सर, सबसे पहले ये जो लिखा है ना इसके लिए EAN निकालिए सर, EAN निकालिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सुनो तुम विवाह 23 होता है सर, माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 इंटू 6, तो सर इसका EN कितना आ गया 35 आ रहा सर, मेरे हिसाब से 35 आ रहा सर,
अब तो मुझे एक बात बताओ, जो इसके अगली वाली नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 36, ये किस पे है 35 पे, तो ये कोशिश क्या करेगा कि मैं 35 से 36 चला जाऊं ताकि मुझे मजा आ जाए। मजे की डेफिनेशन क्या है? स्टेबिलिटी, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये 35 से 36 जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये क्या करेगा सर? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार जरा। यस, कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अरे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है सर? इलेक्ट्रॉन गेन वो करता है जो खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है उसको रिडक्शन बोला जाता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो पहला कंपाउंड है सर, ये कैसा है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या मेरी बात को तुम समझ गए? क्या नहीं बोलना पड़ेगा? क्या तुम समझ गए? क्या आपको बोलना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही ये है। इसका ये निकालो सर, इसका एटॉम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। नहीं सर -2 आ रहा है, कैसी बात कर रहे हो? -2 है सर ये तो, ऐसा -2 है। अच्छा, x+4 = -2, ठीक है। तो सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सुनो तुम विवाह कर लो, कोई नहीं कहेगा फिर। 27 होता है सर, 27। 27 -2 + 2 × 4, देखिए कितना हो गया? 27 में से 2 गया, 25, 25 में 8 जोड़ दिए, 25 में 8 जोड़ दो सर, ये कितना आ रहा है? कुछ गलत किया क्या? देखना एक बार। -2 है सर, तो ये +2 हो जाएगा सर। ये हो गया 29, और सर 29 में 8 जोड़ दिया तो सर ये 37 बन गया सर, 37। अच्छा, इसका 37 है, इसका 37 है। और सर इसके पास में जो नोबल गैस है वो कौन सी है? 37 है। नहीं, ये आगे देखेगा, 35 से तो 36 तक जाने की कोशिश करेगा, और जो जस्ट 37 पे है वो क्या करेगा? वो चाहेगा यार अगर मैं 37 तक पहुंच जाऊं ना, 37 वाला चाहेगा मैं 36 तक पहुंच जाऊं ताकि मेरा भला हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सर उसका खुद का रिडक्शन होता है, सॉरी उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर। बताइए, फिजिकल केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ चुके हो, और मैंने ऐसे सुना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में तुम माहिर हो, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री में तो कोई तुम्हें मतलब हरा ही नहीं सकता, ऐसा मैंने सुना है। समझ में आ गया क्या? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इस तरीके से करने होते हैं आपको। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है इस तरीके से क्वेश्चंस करना क्या आप लोगों के बस का है? तो ये सिज्विक रूल है, जनरली किस पे लगाया जाता है सर? ये जनरली हम लोग लगाते हैं, गलत सुना है? नहीं, गलत सुना है क्या? अफवाह है बेटा। खुद के बारे में अगर कोई अच्छी अफवाह उड़ रही हो ना, तो उसको उड़ने देना चाहिए, है ना? वैसे भी कम ही उड़ती है अच्छी अफवाह, है ना? हाँ, तो उसको उड़ने देना चाहिए, है ना? आओ सर, आओ सर। ये काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें आपने बता दी सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने कहा यार मास्टर का तो काम इस वाला क्वेश्चन का जवाब देना ही है ना? आओ सर, ये जो MnCO5 आपने लिखा है, मान लीजिए आपने MnCO5 लिखा, आप एक काम कीजिए, इसका EN कैलकुलेट करके बताइए। जल्दी से बताओ, इसका EAN कितना होगा? इसका EAN कितना होगा? जल्दी बताओ, इसका EAN कितना होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। हो गया क्या? 35 आ रहा पक्का? पक्का 35 आ रहा है? चलो सर, आपने कहा तो मैंने लिख दिया 35। देखो
अगर इसका ये नंबर 35 है, इसका मतलब ये सर स्टेबल तो नहीं है सर, है ना, ये सर स्टेबल तो नहीं है सर, ये वाला जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो स्टेबल तो नहीं है सर, लेकिन इसकी टेंडेंसी है स्टेबल होने की, है ना, ये कोशिश करेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो देखो इसके पास एक पॉसिबिलिटी है, क्या, सबसे पहले इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बनेगा, MnCO5 माइनस बन जाएगा, और जैसे ही माइनस आया, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सर इसका जो En है वो 36 हो गया सर। क्या आप लोग ऐसा कह सकते हो, हाँ सर ये 36 हो गया, हाँ बोलो सर इसका जो En नंबर है वो कितना हो गया, 36 हो गया, बताइए। ठीक है सर, ये सर इसके पास पहली पॉसिबिलिटी है ना, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, पहली पॉसिबिलिटी है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा एक बात और बता, इसके पास एक और पॉसिबिलिटी है, क्या, बोले सर बताइए बताइए क्या है, मैंने कहा इसका डाइमराइजेशन हो जाए। बोले सर ये तो बहुत बड़ा नाम ले लिया आपने, सर इसका डाइमराइजेशन हो जाए। सर जब डाइमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, डबल कर दो सर, डबल कर दिया Mn2CO10, सर ये Mn2CO10 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर डबल करते ही। हाँ बात तो सही है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ सर, मैंने कहा देख अभी बताता हूं क्या फायदा हुआ। Mn2CO10 पता है कैसा होता है, ये दिखने में ऐसा होता है Mn, और इसके पास बहुत सारे CO ग्रुप हैं, CO हो गया, ये CO हो गया, ये CO हो गया, एक ये CO रहा, एक ये CO रहा, Mn2 है और 5 CO है, ये 5 CO इस तरह से प्रेजेंट होते हैं इसके चारों तरफ, ये 5 तरीके ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर तो इस भेष में, इस अवस्था में इसका EN नंबर कैलकुलेट करना चाहेगा ना, अगर तो इसका EN नंबर कैलकुलेट करना चाहेगा तो देख कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 25, सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आज भी कितना रहेगा 0, प्लस इसको लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सर देखो इसके पास कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, सर इसके पास 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं। सर 5 लिगेंड जो जुड़ा है, उस एक लिगेंड इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। और सर मैं बताऊं ना, यहां पर एक सर एक बॉन्ड प्रेजेंट है सर, ये देखिए डेल्टा बॉन्ड कहा जाता है सर इसको, मेटल मेटल के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है, डेल्टा बॉन्ड। हालांकि ये जो डेल्टा बॉन्ड के बारे में पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, क्या कह रहा हूं मैं, हालांकि इस डेल्टा बॉन्ड के बारे में पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि दो मेटल के बीच ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये डेल्टा है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस Mn का भी रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस Mn का रहा होगा। तो सर इस Mn के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन और भी प्रेजेंट है, ये वाला, और जैसे ये वाला आपने जोड़ा 25 और 10 35 और 1 36 हो गया सर, इसका En 36 आ गया और सर ये स्टेबल बन गया। मतलब अगर ये डाइमराइज हो जाए तो डाइमराइज होने से भी इसका काम चल जाएगा, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ नहीं मैंने पढ़ाया है अर्जुना में, डेल्टा बॉन्ड पढ़ाया है, ठीक है, एडवांस में क्या, ये इसीलिए तो पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि मैंने वहां पर डेल्टा बॉन्ड इसीलिए पढ़ाया था, क्योंकि जब मैं यहां पर डेल्टा बॉन्ड बोलूं तो तुम एकदम से भुचक के ना रह जाओ, तुम ऐसे ना देखो डेल्टा ये क्या होता है ना, ऐसा ना हो जाए। यस लेकिन इसीलिए मैं आपसे कहा था उधर कि 4 4 8 टोटल 8 जो लोब्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं ना, डेल्टा बॉन्ड बनता है ना, वो इसीलिए कहा था कि जब भी मैं 12th क्लास में जाऊं, कुछ बच्चे हो सकता है 12th क्लास में मेरे से इनऑर्गेनिक पढ़ें, और वो जब इनऑर्गेनिक पढ़े और जब मैं डेल्टा बॉन्ड बोलूं तो ये ना बोले सर हमने नहीं पढ़ा, है ना, इसलिए पढ़ाया था। ठीक है, ये वाला नोट करो एक बार के लिए, समझ में आया ना, ये बहुत जानदार बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है यार, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा के, है ना। हालांकि ये पूछेगा तो कभी एडवांस में पूछेगा, है ना, मेंस वगैरह में तो शायद इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से आपने, अगर नोट हो गया तो डन लिख दो, अगर नोट हो गया तो डन लिख दो, फिर आगे चलेंगे, अगर नोट हो गया तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। यस फटाफट फटाफट कर लो। हो गया क्या? डन है, ठीक है सर। चलिए अब ऐसा ही मिलता जुलता एक और एग्जांपल है ना, इसका बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई क्या इसका छोटा भाई मान लो, जो भी मान लो, एक और एग्जांपल है। जैसे मान लो आपके पास लिखा है COCO4 है ना, ये एक और कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा है, ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनाइल है ना, तुम्हें दिख ही रहा होगा, यहां पर O स्मॉल है, ये वाला O कैपिटल है, ये वाला एग्जांपल दिखा है।
ये कोबाल्ट है बेटा ना, ये कोबाल्ट है। मैं आपको बता दूं फिर कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, और ये कार्बोनाइल है ना, ये क्या है, कार्बोनाइल है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका ईएन निकालो, तो अगर आप इसका ईएन निकालोगे तो आप लोग कहोगे सर ईएन में सर क्या हो जाएगा, देखिए सर फेको 27 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4, ये कितना हो गया, 27 और 8 35 आ गया सर। सर ये 35 है ईएन, सर ये स्टेबल नहीं है, तो इसके पास भी एक पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दे, CO4 माइनस बना दे, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सर इसके पास पहली पॉसिबिलिटी ये है ताकि इसका ईएन कितना हो जाए, 36 हो जाए। मैंने कहा ठीक बात है। सर इसके पास एक और पॉसिबिलिटी भी है। मैंने कहा क्या, कहता है इसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसका डाइमराइजेशन हो जाए। मैंने कहा ठीक है, बता डाइमराइजेशन में क्या होगा। कहता है सब इसका डाइमराइजेशन होगा ना, तो बताइए क्या करेगा। सर डाइमराइजेशन होगा ना, तो सर पता है क्या करेगा, ये बनाएगा CO2। सर ये पता है क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 CO8, ये बनाएगा सर। मैंने कहा बात तो सही है। अब ये बनेगा कैसे, देखो ये बहुत आसान है। ये भी, ये रहा एक CO, ये रहा दूसरा CO, ये रहा एक CO, ये रहा दूसरा CO, ये रहा तीसरा CO। ये है कॉम्प्लेक्स, ये आपके लिगेंड्स, एक CO दूसरा CO तीसरा CO, ये लिगेंड्स हैं। और सर ये देखो, हो अरे भाई साहब, ऐसा तुमने बॉन्ड कभी देखा है क्या पहले, ओ मुन्ना, अरे तूने ये वाला बॉन्ड देखा है क्या कभी, इस तरह का बॉन्ड तूने बनाया है क्या कभी, क्या कुछ देखा देखा लग रहा है क्या ये, यस क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या सर, ऐसा लग रहा है, देखा हुआ है सर। इसका ईएन निकालने को बोला मैंने आपसे, तो सर आपने कहा कि इसका ईएन Z इसका आज भी कितना रहेगा 27, माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आज भी कितना है 0। ये नहीं देखा, मैं थप्पड़ मार दूंगा। अबे तुम लोगों ने 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा, बनाना बॉन्ड याद करो। हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, नहीं याद है। अरे B2H6 में पढ़ते थे भाई, B2H6 में पढ़ते थे। हाँ B2H6 में पढ़ते थे, क्या बात कर रहे हो। ब्रिज बॉन्ड, यस, हाँ अब याद है सर, बनाना से याद आ जाता है ना। अरे बेटा ऐसा बॉन्डिंग तो पड़ा है ना B2H6 में, यहां B होता था, यहां B होता था, बीच में हाइड्रोजन होता था ऐसे, यहां पर हाइड्रोजन होता था ऐसे, याद है। ठीक है सर, हाँ देखिए, तो सर देखो ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है ना तीनों, सर ये टर्मिनल बॉन्ड्स जो हैं, दीज आर टर्मिनल बॉन्ड। सर ये टर्मिनल बॉन्ड तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है सर, है ना। एक CO जो है सर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा सर, यहां कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो 3 है ना सर, ये 3 लिगेंड है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है सर, 3 × 2 आ गया। सर देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये डेल्टा बॉन्ड है सर, इसमें एक डेल्टा बॉन्ड है, इसका मतलब इस CO के पास एक इलेक्ट्रॉन ये भी है। लेकिन सर एक बात बताओ सर, ये जो बॉन्ड है जो आप 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि सेंटर कितने हैं, 1 2 3 3 सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 2 ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है इस बॉन्ड में, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब ये जो CO है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, एक इधर दे रहा है, इसका मतलब इस CO के पास इस CO से दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन और इस CO से दिया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा है सर। 27 और 1 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, लो आ गया सर, EN 36 आ गया, और इसको मजा आ गया सर, एकदम गजब, स्टेबल हो गया सर ये, सर ये स्टेबल हो गया, 36 आ गया सर ये, चेक कर लो। क्या ये चीज क्लियर है क्या। हाँ 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है सर इसमें, बनाना बॉन्ड है ना, ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इस वजह से इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा CO, क्योंकि अगर 2C2 इलेक्ट्रॉन होता तो ये CO 2 इलेक्ट्रॉन देता, या 3C2 है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला 1 इधर देगा, ये वाला भी 1 इधर देगा। इसका 36 है तो इसका भी 36 होगा। क्या गजब चीज है, मजा आ गया कि नहीं आ गया। इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो डन लिख दीजिए। और ये वाला क्वेश्चन था जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था ना, एक क्वेश्चन था ना लास्ट क्लास वाला। बेटा ये कैसे पता लगा, मुझे कैसा पता लगा, ये स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बना रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे। मैं इसीलिए बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, यस मैं इसीलिए बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ताकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना करो, है ना। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है मैं इसीलिए तो करवा रहा हूं कि भाई ये वाला करवाया, ये वाली स्ट्रक्चर करवाई, और देखो आप लोग कहो तो Fe2CO9 है ना, ये करवा देता हूं एक, या फिर एक ये भी देख लो, चलो Fe3CO12 है ना, ये स्ट्रक्चर बता देता हूं, है ना, ये स्ट्रक्चर्स बता देता हूं बस, बाकी तुम ये वगैरह खुद कैलकुलेट कर लेना, है ना। देखो ये Fe2CO9 कैसा होता है, ये रहा एक Fe और ये रहा सर दूसरा Fe, है ना सर। 3, एक CO दूसरा CO तीसरा CO, इसके पास 3 ऐसे जुड़े हुए, 3 ऐसे जुड़े हुए, CO CO CO, और सर 3 CO, एक CO ये रहा,
एक CO ये रहा और एक CO और है सर ऐसे। इसके पास भी सर एक डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है ना। अब आप लोग EN वगैरह आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। यस, EN वगैरह आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे, है ना। ये देख लेना, ये सिर्फ मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताने के लिए ना। ये अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा 4-5 बार 10 बार बनाओगे ना तो याद अपने आप हो जाएगा। देखो ये इससे याद रख सकते हो आप, CO2 CO8 और इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच ही आएगा। ये रहा, इसके पास 3 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर ये वाला कैसे बनाओगे सर, इसको ऐसे बना लो आप, एक Fe ये रहा, एक Fe ये रहा और एक Fe को यहां डाल दो बीच में कहीं। तो ये जो Fe है, एक CO, 2 CO, 3 CO, 4 CO, एक CO, 2 CO, 3 CO, एक CO, 2 CO, 3 CO, ये रहा इस तरीके से। ये है सर, है ना, ये है सर। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और अगर तुमसे कोई पूछे, है ना, अगर कोई तुमसे पूछे कि इसमें कितने डेल्टा बॉन्ड है, तो देखो एक डेल्टा, एक डेल्टा। ये स्ट्रक्चर याद कर लो बस, है ना, ये स्ट्रक्चर ध्यान रख लो बस, ठीक है। दिस इज Fe3CO12, ठीक है। ये कभी पूछेगा तो पूछ ले, है ना। ये स्कूल एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, मेंस में पूछे जाने की भी प्रोबेबिलिटी शायद कम है। क्या पता कभी एडवांस में कभी अच्छा क्वेश्चन बनाने का मन करे तो वो आपसे बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो फिर अब मैं थोड़े से क्वेश्चन है होमवर्क वाले वो देख लेता हूं फटाफट। देखो ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था ना, CO2 CO8, इसमें क्या हुआ था, 4 टर्मिनल CO एंड 4 ब्रिजिंग CO। नहीं सर, 2 ब्रिजिंग CO होते थे, 2 ब्रिजिंग CO होते थे। इसको गलत मारो, इसको गलत मारो। कहता है 1 CO बॉन्ड, हाँ बिल्कुल सही है, 1 CO बॉन्ड है, 6 टर्मिनल CO है और 2 ब्रिजिंग CO है। सर ये वाला एग्जांपल इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा ना करेक्ट। देखो ये वाला एग्जाम अभी दिया तो था, बनाया तो था बेटा, कहां गया, ये रहा सर, देखो ये रहा सर, ये वाला एग्जांपल था। एक CO बॉन्ड है सर, 3 और 3 6 CO है जो टर्मिनल पे प्रेजेंट है और 2 CO है जो ब्रिजिंग है सर। 2 CO कैसे हैं, ब्रिजिंग है सर, बहुत बढ़िया सर। 2 CO कैसे हैं, ब्रिजिंग है सर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हो गया सर खत्म, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया खत्म, ये तो निपटा दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। और सर, और इसमें जो होमवर्क आपको दिया गया था उसमें ये वाला देखिए, ये बताने की जरूरत है क्या बेटा, है ना, ये बताने की जरूरत है क्या। देखो क्या कह रहा है, हाइड्राइडो होना चाहिए सर, ट्राइमिथॉक्साइड हाइड्राइडो मतलब H हो गया, ट्राइमिथॉक्साइड मतलब OCH3 कितनी बार आ रहा है सर, OCH3 3 बार आ रहा है सर, और बोरेट भी आ गया सर। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए सर, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो ना, अरे ये तो फॉर्मूले दे रखे हैं, चेक कर लो यार। ये देखो यहां पर OCH3 जो -1 होता है, अगर OCH3 माइनस चार्ज होता है, ये मिथॉक्साइड आयन ये तो होता है CH3O माइनस, CH3O माइनस। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना हो गया, ये हो गया H माइनस, तो ये हो गया X प्लस -1 -3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से X का वैल्यू कितना आ रहा, 3 आ रहा सर, ये +3 आ रहा, देखिए बिल्कुल सही है। हाइड्राइड भी है, ट्राई मिथॉक्साइड भी है और बोरेट हो जाएगा क्योंकि बोरोन पे चार्ज नेगेटिव है सर, है ना। ये तो मतलब अगर बना हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे सामने। और देख लो सर, ये तो मैंने क्लास में करवाई दिया था, तुम्हें करवाया था ना। ये क्या है बेटा, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इस पे चार्ज कैसा होता है -1, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। फेरोसिन तो इसका कॉमन नेम है ना, फेरोसिन तो इसका कॉमन नेम है। और इसका नाम में साइक्लोपेंटाडाइइन आ रहा है, इसके नाम में ही डाई आ रहा है, इसका मतलब इसका नाम बिस से स्टार्ट होगा सर, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल और आयरन 2। बोलिए क्या दिक्कत हुई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे बेटा, बोलना पड़ेगा। यस, और देख लो, बताओ ये वाला था, अरे सर इसमें तो क्या बताना है सर, हेक्सा अमाइन है सर, हेक्सा अमाइन क्रोमियम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है सर। इसको उड़ाओ पहले तो, इसको उड़ाओ पहले तो, और इसको उड़ाओ, एक ही ऑप्शन बचा, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3। ऐसे क्वेश्चंस तो सर हम आधे नींद में भी कर देते हैं सर, है ना, आधे नींद में भी कर देते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नेम और फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा। ये मैंने इतनी बार एग्जांपल दिया है ना तुम्हें, इतनी बार एग्जांपल दिया ना, तो रट जाना चाहिए था, है ना, इतनी बार एग्जांपल दिया ना कि रट जाना चाहिए था। देखो K4FeCN6 में जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है सर, +3 नहीं होता, यहां पर 3 दिया है। मैं बाकी चेक ही नहीं करूंगा, मैं बाकी चेक ही नहीं करूंगा, सीधा ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। और देखिए, नहीं तुम लोग कह रहे हो भाई डिस्कस करना है, कल को साला पता चले, है ना, होमवर्क डिस्कस नहीं किया, जैसे क्लास खत्म होएगी, है ना, वो तुम्हारे पास वो आता है ना, क्या आता है वो, स्टार मार्क करने होते हैं, कितने स्टार दोगे ना टीचर को, है ना, मतलब हर क्लास में जज करते हो तुम लोग, है ना, तो वो कमेंट भी लिखवाते हैं तुमसे, मास्टर होमवर्क डिस्कशन नहीं करता, है ना, मास्टर
टाइम पास कम करता है क्लास में, ऐसे ही आते हैं। टाइम पास ज्यादा करने वाले कमेंट नहीं आते, कम टाइम पास होता है क्लास में, बोरियत फील होती है, ऐसे ऐसे कमेंट। तो फिर इससे अच्छा भाई कर ही दो, है ना, क्योंकि तुम लोग इतने सारे बच्चे कह रहे हो, है ना। आओ इसका नाम भी देख लो, यह है सर जिनोन, यह है सर जिनोन। जिनोन का नाम पहले लिखना है, हेक्सा नाम नहीं आएगा सर। जिनोन हेक्सा फ्लोराइडो प्लेटिनेट आएगा सर, प्लेटिनेट आएगा, 8 आएगा, क्योंकि प्लेटिनम जो है सर कौन सी में है सर, कौन सी में है सर, वो मतलब नेगेटिव पार्ट में है सर, ठीक है। प्लेटिनेट 6 तो हो नहीं सकता सर, एक ही ऑप्शन बचता है बी, है ना। 6 तो तब होगा जब FeA की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सर, है ना, वो हो नहीं सकती। ये वाला देखिए 2022 का क्वेश्चन है सर, इसमें लिगेंड कौन कौन से हैं सर, 1 एक्वा, 4 एक्वा और 2 है अमाइन, और अमाइन पहले आता है, क्लास में भी करवा रखा है। तो ये आएगा डाइअमाइन, है ना, डाइअमाइन, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देख लो पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, टेट्रा, टेट्रा एक्वा डाइअमाइन। देखो ये वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें AMINE लिखा है, यहां AMMINE लिखा है, तो ये वाला करेक्ट है सर, है ना, AMM जो है ना वो करेक्ट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ ये वाला क्वेश्चन। हो जितने हो जाए बेटा उतने करवाने की मैं तो कोशिश कर रहा हूं, बाकी अब देख लो यार। ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। हाँ जी जल्दी देखो, हो गया था क्या ये, क्या हो गया, त्रुटि, त्रुटि डी होगा क्या, क्या किसमें त्रुटि हो गई है भाई। अच्छा अरे पहले आएगा ना भाई, हाँ हाँ अमाइन पहले आएगा ना, अमाइन पहले आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्वा बाद में आएगा, ठीक है ठीक है भाई। देखो देखो क्या कह रहा है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। देखो अगर पोटेशियम लिखा है मतलब के बाहर लिखना है, टेट्रासाइनाइडो और निकल लिखा है निकल, और टेट्रासाइनाइडो मतलब टेट्रा, ये 4 CN है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। लेकिन सर एक बात बताऊं, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो ना आप, तो इसके अकॉर्डिंग जो निकल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है, लेकिन सर +3 नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया +2, इसका मतलब यहाँ K2 लिखना पड़ेगा सर, खत्म हो गया। नेक्स्ट आइए सर, कहता है कि ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। देखो क्रोमियम हमारा सेंट्रल एटम है, क्लोराइड भी है उसके पास, और 3 बार कौन आ रहा है, इथेन डाइअमाइन आ रहा है, और लास्ट में कौन आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है, Cl। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हो तो यहां जो क्लोराइड है, जो आपका क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा, +2 आ रही है, लेकिन सर यहां पर +3 है सर, इसके साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन सर हम यहां Cl2 लिख सकते हैं ताकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सके। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अरे त्रुटि तुम देख लेना, सुधार लेना तुम लोग। अमाइन ब्रोमाइडो डाइक्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट, अच्छा आयन है, अच्छा प्लेटिनेट आयन है बेटा, बस नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। सर कौन कौन से लिगेंड है सर, एक है अमाइनो, अमाइन है सर, अमाइन मतलब CS3 है सर, एक है ब्रोमाइडो ब्रोमीन है सर, एक है क्लोराइडो Cl है, नाइट्राइटो N है सर, नाइट्राइटो N का मतलब NO2 है, और सर प्लेटिनेट है मतलब प्लेटिनम है। अब तो मुझे बताओ यहां पर कितना नेगेटिव चार्ज लिखूं, यहां 2 आना चाहिए और 2 के लिए यहां -1 आना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कर लो जरा। यस हो जाएगा क्या, Cl3 आएगा क्या है, अच्छा ये Cl अंदर नहीं है क्या, अरे ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम 3 क्लो, अबे यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्लोराइड, क्लोराइड है बेटा, क्लोराइडो थोड़ी है, हाँ क्लोराइड है, क्लोराइडो थोड़ी है, हाँ क्लोराइड है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये कर लो, सही कर लो इसको, अपने हाथ में है सही करना, ऐसे क्या बात है। देखो सर डाइक्लोराइडो, सर क्लोरीन है 2 बार, ये रहा सर क्लोरीन 2 बार आ गया, और सर कहता है कि 2 बार आ रहा बिस, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, EN भी 2 बार आ रहा है सर, प्लेटिनम है, और सर बाहर लिखा है नाइट्रेट NO2। बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4, प्लेटिनम पे 4 लाने के लिए यहां से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 NO2 लिखना पड़ेगा, है ना, या तो आप 2 डॉट NO2 लिख दो, या NO2 ट्वाइस लिख दो, है ना, या फिर 2 NO2 लिख दो, एक ही बात है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यस हाँ बहुत गलतियां हो रही है, जल्दबाजी में ऐसा ही होता है बेटा, जल्दी का काम शैतान का, इसीलिए लोग बोलते हैं, है ना, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, है ना। और आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट थ्रू, अच्छा ये तो वो वाला फॉर्मूला हो गया मेरे हिसाब से,
Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये वाला फॉर्मूला होगा मेरे हिसाब से। बोलिए नाइट्रेट है क्या? अरे ट्रेट है भाई, ये क्या हो रहा है यार, हे प्रभु। हाँ हाँ हाँ, अरे 3 तो लिखा है, 3 तो लिखा है। अरे आंखें कमजोर कमजोर है क्या भाई, 3 तो लिखा है। हाँ, किसकी आंखें कमजोर, इधर देखो, मैं साइड में हो जाता हूँ, क्या पता तुम्हें सही ना दिख रहा हो, है ना, क्या पता तुम्हें सही ना दिखे। अच्छा नीचे नीचे वाला गलत है, इसको सही 3 तो लिखा है बेटा। हाँ बताओ, चलो चलो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको कोई डीपीपी नहीं है ना, आज डीपीपी का लाइक कुछ था भी नहीं, है ना, आज आपको रिवीजन करना है। यस, आज का आपको जो क्लास में दिया है, क्लास में दिया है क्या कुछ होमवर्क, है ना? नहीं दिया सर, है ना? तो आप लोग, आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में से IUPAC नेमिंग उसके सारे क्वेश्चंस निपटा सकते हैं, और फिर उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग निपटा सकते हैं। अगली जो क्लास होने वाली है मैं आपको बताऊं, अगली जो क्लास होने वाली है, क्या दांसू क्लास होने वाली है, मैं बता रहा हूं, जबरदस्त वाली। क्योंकि अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। और VBT तो पढ़ा है सर हमने, सर VBT पढ़ा, वापस क्यों पढ़ा रहे हो? रिवीजन चल रहा है क्या? नहीं बेटा, रिवीजन नहीं, वो VBT तूने कोवलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ा था, ये VBT तू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ेगा, है ना? हाँ, तो VBT पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मैं बता रहा हूं। अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं आए ना, नेक्स्ट क्लास में नहीं आए तो अगली 3 क्लास का कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर नेक्स्ट क्लास को सीरियसली नहीं लिया तो नेक्स्ट 3 क्लास में उड़ जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, VBT पढ़ाऊंगा, है ना, फिर उसके बाद हम लोग CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 2 क्लास को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं। यस, इनको मिस करना गुनाह है, गुनाह है। बस टाइम हो चुका अपना, 2 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए हैं। आज की क्लास को बस खत्म करने का यही टाइम आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का जो आज मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, कम से कम कुछ अच्छा सीख के जा रहे होंगे यहाँ से। यस, और आप लोगों का भी थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए और आपने क्लास की शोभा बढ़ा दी, मजा आ गया क्लास में ना, और चुपचाप आप लोगों ने सुना, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को आपसे वापस मुलाकात करते हैं। फ्राइडे को अपनी फर्स्ट क्लास होगी ना, जैसे यहाँ सेकंड होती है उस दिन फर्स्ट होगी, तो फ्राइडे को आपसे वापस मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।